हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वेलकम एंड जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत खालरा। हाँ, मेडिकल क्रांति यही नाम है मेरे नए ग्रुप का, जो हमने मेडिकल करप्शन के खिलाफ बनाया था। मेडिकल इंश्योरेंस के खिलाफ मैंने इतने वीडियो बनाए, तो नया जो उस ग्रुप का नाम हम बदल के हमने मेडिकल क्रांति कर दिया है। और कोशिश करूंगा इसको एक ट्रस्ट बना के, एक एनजीओ बना के हम लोगों की कुछ हेल्प कर पाएं, फाइनेंशियली अवेयरनेस, जिस भी तरीके से मदद हो सकती है और जरूर करेंगे। और जिन लोगों को उस ग्रुप में शामिल होना, वो मेरे नंबर पे 9810416762 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर ये समझ लीजिएगा कि उस ग्रुप में शामिल होने का मतलब है कि आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा इस देश के लिए, है ना, पेशेंट्स के लिए, जो लोग परेशान हैं उनके लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए उस ग्रुप में शामिल ना हो। चलिए आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। आज फिर कुछ, अब डॉक्टर से गाली खाऊंगा आज मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आज का टॉपिक है कि ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है, हालांकि ये तो हमारी तो किस्मत ही है कि पेशेंट नहीं बचा, मर गया तो हमें गालियाँ, पेशेंट बच गया तो भी गालियाँ कि हॉस्पिटल ने बिल इतना बना दिया। ठीक है, वो बात अलग है कि बाहर प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं बच्चे बैठ के आपस में, है ना, करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ होती हैं, वहाँ पे तो झगड़े चल रहे होते हैं, लेकिन अंदर ये चल रहा होता है कि हॉस्पिटल ने बिल ज़्यादा बना दिया। चलिए, ये तो पर्सनल करप्शन और हॉस्पिटल के करप्शन चलते रहेंगे। हॉस्पिटल कैसे आपका बिल बढ़ा सकता है, किसके हाथ में होता है हॉस्पिटल का बिल बढ़ाना, आज यही टॉपिक है। शायद आपको कुछ मदद मिल जाए, शायद, पता नहीं कितनी मदद मिलेगी, लेकिन फिर भी आज मैं कुछ पोल पट्टी खोल के जाऊंगा, है ना, जो कि डॉक्टर नवनीत खालरा का काम ही यही है। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढावे, तो मुझे आप वही समझ लो, घर का भेदी मतलब डॉक्टरों की जात का भेदी, डॉक्टर नवनीत खालरा, काम की बात करता हूँ। देखो, हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट होता है ना, तो हॉस्पिटल में एडमिशन में कुछ तो चार्जेस फिक्स होते हैं, जो कि आपको पहले ही पता कर लेने चाहिए एडमिट होने से पहले। आप सिर्फ रूम रेंट देखते हो कि रूम रेंट कितना है, आप उसके साथ साथ बाकी भी देखा करो। डॉक्टर की विजिट के चार्जेस कई बार रूम रेंट के हिसाब से होते हैं, नर्सिंग चार्जेस रूम रेंट के हिसाब से, बड़े सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो रूम रेंट बदलते ही सब कुछ और बढ़ जाता है। सिर्फ 500-1000 रुपये का फर्क नहीं आता, कई हजारों का फर्क आ सकता है। तो पहली चीज तो अपना चार्जेस, हॉस्पिटल को भी अपने चार्जेस बिल्कुल फिक्स लिखे होने चाहिए बाहर, और कोई भी चार्जेस ऐसे हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए, छुपे हुए चार्जेस जो लिखे नहीं है लेकिन बाद में लगा दिए जाते हैं। ये इस चीज का चार्ज, भाई सब लिखा हुआ था, आपको बोला था पढ़ लो तभी साइन करो। तो पहले हर चीज को कायदे से पढ़ लें, चार्जेस वगैरह, पहली चीज। दूसरी चीज, हॉस्पिटल में जब आप एडमिट हो जाते हो तो आपका जो बिल है उसको नंबर वन, आपकी बिल को मैनेज करने वाला आपका कंसल्टेंट है जो आपका इलाज कर रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक छोटा हॉस्पिटल है 20-25-30 बेड 45 बेड का, जहाँ पे सिंगल कंसल्टेंट है। एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है जहाँ पे कई सारे कंसल्टेंट आते हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन आ रहा है ना, जूनियर कंसल्टेंट है, सीनियर कंसल्टेंट है, बीच में एक और है एसोसिएट कंसल्टेंट है। तो वहाँ पे तो पता ही नहीं चलता कि किसके हाथ में क्या है। बेसिकली कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में किसके हाथ में क्या होता है, वो सब हॉस्पिटल के हाथ में ही होता है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ज्यादातर कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों के ही हाथ में होता है। लेकिन हाँ, डॉक्टर अगर, देखो, डॉक्टर अगर आपको, मान लो आपको 3 दिन एडमिशन की जरूरत है और मैं आपको बोलूँ नहीं जी अभी 2 दिन और रुको, अभी ये करना है वो करना है, या तीसरे दिन जिस दिन छुट्टी का समय है उसी दिन मैं फालतू में कोई नया टंटा शुरू कर दूं, आज तुम्हारा ये है, आज तुम्हारा वो है, आज तुम्हारा एक और टेस्ट कराना है, आज निकल जाना, परसों जाना। तो ये डॉक्टर के हाथ में बहुत कुछ होता है। आपकी आपके कितने दिन स्टे है, एक तो आपकी बीमारी पे डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कैसी है, सीरियस है, ये है। तो खर्चा, मैं पहले डॉक्टर की बात कर रहा हूँ फिर बीमारी पे आऊंगा। तो डॉक्टर के हाथ में बहुत कुछ होता है कि उसने आपको ईमानदारी से 3 दिन की जरूरत है तो 3 दिन ही रखा, 4 दिन की जरूरत थी 4 दिन रखा, 10 दिन की जरूरत थी तो 10 दिन रखा, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। दूसरा, दवाइयां, सबसे ज्यादा जो खर्चा आता है दवाइयां और टेस्टों पे आता है, फालतू का जो खर्चा आता है दवाइयों पे और टेस्टों पे। अब टेस्ट अगर सच में रिक्वायरमेंट है तो है ही है ना, और दवाइयां का मेन कहानी है। अगर तो पेशेंट सीरियस है, पेशेंट को इन्फेक्शन है, सीवियरली क्रिटिकली इल है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, बात नहीं कर रहा है, यूरिन नहीं आ रहा है, जितना ज्यादा पेशेंट सीरियस होता जाएगा उतना खर्चा बढ़ता जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पे लोचा है। अब यहाँ पे एक, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि एक इंजेक्शन है मीरोपेनम, जो 500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक का आता है। अब आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा ब्रांड लिखेगा, ठीक है, वो कौन सा ब्रांड लिखेगा और कौन सा मिलेगा, ये भी एक लोचा है।
छोटे हॉस्पिटलों में जहां पे मेरे ऐसे डॉक्टर काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ में कुछ होता है अगर पेशेंट कैश का है। इवन इंश्योरेंस वालों में भी हमारे हाथ में होता है छोटे हॉस्पिटल में। बड़े हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है। वहां पे ये बताते हैं डॉक्टर कि हम कुछ भी लिख देना उन्होंने अपने हिसाब से, जो वहां की फार्मेसी है। तो दवाइयां सस्ती लिखना, महंगी लिखना, ये अगर डॉक्टर के हाथ में है तो डॉक्टर जिम्मेदार है, अगर हॉस्पिटल के हाथ में है तो हॉस्पिटल जिम्मेदार है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में हो, छोटे हॉस्पिटल में हो, तो कोशिश करें पहले तो अपने डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में लें कि भाई हम कभी भी ये शो ना करना कि डॉक्टर साहब कितना भी पैसा लग जाए मरीज बचना चाहिए, कितना भी पैसा लग जाए डॉक्टर साहब पैसे की चिंता मत करना। ये लाइन कभी मत बोलना, गलती से भी ये लाइन कभी मत बोलना। एक तरह की दुकानदारी है ना। जब आपको कोई सामान पसंद आया था ना तो मार्केट में जाकर तो आप कभी भी शो नहीं करते कि हमें पसंद आ गया, जिससे बार्गेनिंग हो पाए। तो यहां बार्गेनिंग तो नहीं है, लेकिन कभी भी ये मत कहो कितना भी पैसा लग जाए, ठीक है। जो लगना है वो तो लगना ही है, लेकिन ये अपने मुंह से ज्यादा शेखी मत मारो। लेकिन कई लोग होते हैं बहुत अरबोपति करोड़ोपति, उनको कमरा पे सूट चाहिए, डीलक्स चाहिए, फलाना, उनके लिए नहीं है वीडियो। ये वीडियो एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए। तो दवाइयां जेन्युइन एमआरपी की लिखना। अगर, हाँ, मैं आपको जो बताने जा रहा था, अगर आपका डॉक्टर महंगी दवाई लिखता है तो आप इंटरनेट पे जाके पहले चेक कर लें इसकी एमआरपी कितनी है। बाकी उससे भी, अगर आप का हॉस्पिटल अलाउ करता है कि आप बाहर से मेडिसिन लें तो बाहर से लें, अपने केमिस्ट से मंगा लें, अपने जान पहचान वाले से ले लें अगर वहां से सस्ती मिल रही है तो। नहीं तो अगर छोटा हॉस्पिटल है, कैश का पेशेंट है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं है, फिर भी आपको बाहर से मेडिसिन नहीं लाने दे रहा है और पेशेंट का इंश्योरेंस भी नहीं है कैश के पेशेंट में, तो हॉस्पिटल समझ लो ये हॉस्पिटल चोर है। मुंह पे बोल रहा हूं मैं, ये हॉस्पिटल चोर है। ये दवाइयों के थ्रू आपका बिल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, समझ गए आप। तो अगर बाहर से दवाइयां मिल सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहां का केमिस्ट आपको डिस्काउंट कर देता है, सस्ती दवाइयां वहां से मिल रही हैं तो वहीं से लो। आपका काम है कि मेरा काम कम पैसों में अच्छा काम हो जाए, रीजनेबल। और कई बार घटिया क्वालिटी की मेडिसिन, ज्यादातर मैं सही बता रहा हूं, ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां सस्ती होती हैं, जेनरिक ब्रांडेड सस्ती होती हैं। और जो इतनी लोकल किस्म की दवाइयां, और इतने सीरियस पेशेंट में आप लोकल दवाइयां दे रहे हो जिसका आता नहीं, पता नहीं, मरीज तो पता नहीं उसको असर भी करेगी नहीं करेगी, और वही दवाई 500 रुपए की है, आप 3,500 रुपए की लगा रहे हो उस कंपनी की जिसका कोई माई बाप नहीं है। तो यहां पे हॉस्पिटल का करप्शन, डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है उसका पर्सनल इंटरेस्ट, ये बड़ी सारी चीजें काउंट करती है। मैंने आपको बता दिया, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बाहर से दवाइयां नहीं लाने देते, कुछ बड़े हॉस्पिटल जो कॉर्पोरेट नहीं है वो भी नहीं लाने देते। तो मैं यही बोलूंगा भाई, यहां लोचा है, यहां आपकी दवाइयों के थ्रू ही आपकी बैंड बजाई जाएगी। तो सबसे बड़ा खर्चा एक तो दवाइयों के थ्रू होता है जो फिक्स नहीं होता। दूसरा टेस्ट, मेरे एक पेशेंट को एक ही दिन में 3 बार एमआरआई करा दिया गया, 3 बार, सोचिए। तो आलतू फालतू टेस्ट कराओगे, बिना बात के कराओगे, हर रोज सारे टेस्ट कराओ, हर रोज ये कराओ, हर रोज वो कराओ, ठीक है, सीरियस पेशेंट में, सिक पेशेंट में जरूरत पड़ती है। लेकिन एक ही दिन में 3-3 बार एबीजी करा रहे हैं, और एबीजी का टेस्ट का रेट क्या है, 2,000 रुपए, 2,500 रुपए। सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर की लैब के रेट कुछ और हैं, हॉस्पिटल की लैब के रेट कुछ और होते हैं। बाहर वही टेस्ट आपका 500 में होगा तो हॉस्पिटल में वो 700-800 का होगा, ये फर्क होता है। हॉस्पिटल के खर्चे ज्यादा होते हैं, सीधी सी बात है भाई, उन्होंने खर्चे निकालने अपने, कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे ही, है ना। ऊपर से आप भी बार्गेनिंग भी करोगे बाद में, है ना। छोटे हॉस्पिटल में तो बार्गेनिंग करते हैं लोग, कोई डिस्काउंट करा दो डॉक्टर साहब, बहुत बिल बना दिया, फलाना ढिमका। चलिए, तो टेस्ट, क्या आपको रीजनेबल टेस्ट लिखे जा रहे हैं, और ये कौन करता है? ये करता है आपका कंसल्टेंट है। कई बार आपके पीछे से भी हो जाता है, कंसल्टेंट लिख के भी नहीं गया और पीछे से करा दिए किसी छुपे हुए रुस्तम ने। आईसीयू में बैठे रहते हैं छुपे हुए रुस्तम, वो करा देते हैं। डॉक्टर ने लिखा भी नहीं, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। उसको बेचारे को क्या पता, वो मरा हुआ मरी बेचारा बुढ़ा एक पड़ा हुआ है कोने में, बाहर घर वाले भी नहीं है, वो कहीं घूम रहे हैं, शाम को आएंगे, पैसे वाले लोग हैं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना। बिल कितना है जी बच्चा? कुछ नहीं, 3-4 लाख का है। अच्छा ठीक है, कार्ड से ले लेंगे पेमेंट आप? हाँ हाँ ले लेंगे। तो ऐसे लोग भी हैं, और वो भी हैं बेचारे जो पता नहीं कहाँ कहाँ से उधार इकट्ठा करके लाते हैं। तो वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके लिए पैसे की प्रॉब्लम है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बेवकूफ क्यों बनाना यार, पैसे वाले का भी क्यों बनाना। चलिए, मैं तो महात्मा गांधी बन गया हूं ऐसा लग रहा है, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, क्या राजा हरिश्चंद्र। मुझे जितनी गालियां पड़ने वाली ना इस वीडियो के बाद वो मुझे ही पता है, मेरी हॉस्पिटल वाले भी गाली देने वाले हैं, मुझे तो निकाल दिया है पहले से ही।
अब कहें कि वापस घूम के भी मत आना इधर आसपास, क्या करूं मैं। चलिए, दो बातें हो गई। तीसरी बात, कुछ अनाप शनाप चार्जेस होते हैं, प्रोसीजर चार्जेस, ठीक है। राइस ट्यूब डाली, उसके चार्जेस, ब्लड चढ़ाया, उसके चार्जेस। ब्लड चढ़ाने के पैसे क्यों ले रहे हो भाई तुम? किस बात के ले रहे हो ब्लड चढ़ाने के पैसे? कौन सा प्रोसीजर है? जैसे ग्लूकोज चढ़ता है वैसे ब्लड चढ़ता है, तो हॉस्पिटल में एडमिट है भाई, अगर ऐसे ही नहीं करना हो तो बाहर ही चढ़वा लेते। अगर कुछ हो गया तो मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, तो नर्सें किस लिए रखी हुई है आपने? सोने के लिए रखी हुई हैं? फालतू की बकवास। चलिए, अब ये तो, अब जिसका जो मन करे, कोई कहीं लगते हैं कहीं नहीं लगते हैं, कोई 200 रुपये लगाता है, कोई 1000 रुपये लगाता है, कोई 2000 रुपये लगाता है, मतलब सब जिसका जो बस चलता है वो कर देता है। चलिए, कोई बात नहीं। उसके अलावा फिर छोटे मोटे चार्जेस, छोटे मोटे प्रोसीजर, और कई बार जो पैनल वाले पेशेंट होते हैं इनके फालतू के खर्चे होते हैं। मैंने पहले भी बताया था, इनको तो बेचारों को पैसा मिलता नहीं यहाँ पे तो कुछ ना कुछ करोगे तभी कुछ पैसा मिलेगा। तो कुल मिला के मेजर खर्चा दवाइयों का, टेस्टों का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बाकी खर्चे फिक्स होते हैं। फिक्स खर्चों में ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। आप बिल 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं। पेशेंट को आईसीयू की जरूरत नहीं है, आईसीयू में रखें, रूम में शिफ्ट ना करें, या फिर पेशेंट को ज्यादा दिन के लिए एडमिट कर दें। जब 5 दिन की थी, आपने 7 दिन 8 दिन तक रखा उसको। एक तो ये फालतू खर्चा हो सकता है, दूसरा दवाइयों का, तीसरा टेस्टों का। बस ये 3 ही खर्चे हैं। चौथा छोटे मोटे प्रोसीजर करके इधर उधर से बना लो, बस ये होते हैं। तो ये होते हैं फालतू के खर्चे जो पकड़ में नहीं आ सकते। कुल मिला के मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए। और रही बात, तो अब क्या बोलें यार, जिसके ऊपर बीतती है सिर्फ उसी को पता चलता है, क्योंकि मैं सब भुगत चुका हूँ। अपनी मदर इन लॉ की, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, और एडमिट थी लुधियाना के एक बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, और किस तरह से उनका भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। तो मैंने उस नेफ्रोलॉजिस्ट को बहुत डांट मारी। मैंने कहा, सर ये क्या हो रहा है, हैं? आपको पता भी है कि इनका दामाद डॉक्टर है, तब आप मेरी माँ से अगर ये सब कर रहे हो, बाकियों का तो हाल ही छोड़ दो, फिर पता नहीं आप क्या करते हो। एक दिन में 20-20 हजार रुपये फालतू का चल रहा था दवाइयों का। सोचिए, उनका मेडिक्लेम खत्म हो गया, कम से कम लाखों रुपए उन्होंने सिर्फ दवाइयों के भरे हैं जेब से, जो कि नहीं थे। देखो, जहां जरूरत है वहां देनी पड़ेगी, लेकिन जहां नहीं जरूरत है वहां पे भी तो दवाइयों से पैसा कमाना, ये मैं इसीलिए बोलता हूँ यार, तो डॉक्टर ही क्यों बना? अब भाई प्रॉपर्टी डीलर बन जाता। अब प्राइवेट कॉलेज खुल गए हैं, करोड़ों रुपए के डॉक्टर बन रहे हैं, कहां से आएगा पैसा? कहां से? सरकार जी आप भी तो सोचो, धनाधन डॉक्टर बने जा रहे, कहां से निकालेंगे? और आप बना रहे हो जेनरिक दवाइयां लिखो, करोड़ों रुपए दे के खर्चा करके बंदा आ रहा है, आप कह रहे हो जेनरिक दवाइयां लिखो। फिर जेनरिक हॉस्पिटल भी तो खोलो ना। प्राइवेट से पढ़ के आते हैं, करोड़ों रुपए दे के बंदा आ रहा है, आप चाहते हो ईमानदारी से काम करे। करते होंगे, ऐसा नहीं, कुछ लोग करते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे डॉक्टर करप्ट होते हैं जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आते हैं, पर आप खुद सोचिए। वो बात अलग है कि बाहर जो रिश्तेदार बैठे होते हैं वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं होते। वहां बाप अभी मरा नहीं होता, पहले से झगड़े शुरू हो जाते हैं। प्रॉपर्टी के लिए सारे तैयार हैं, बिल देने के लिए कोई तैयार नहीं है। 2-4 बोतल खून मांग लो, सारे रिश्तेदार गायब। किस किस को बताएं? हक जताने हर कोई आ जाता है, मरने के टाइम पे सारे इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं कि प्रॉपर्टी पे कोई साइन ना करा ले इधर उधर। जिसने कराने होते हैं पहले ही करा चुका होता है। थैंक यू, बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर।